नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमें फिक्र है आपकी, और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो आइए आज हम बात करेंगे बहुत ही खास विषय की, और विषय है मिर्गी से जुड़ा हुआ। मिर्गी एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इससे दिमाग में असामान्य तरंगे पैदा होती हैं। दिमाग में गड़बड़ी के चलते इंसान को बार बार दौरे पड़ने लगते हैं, और दौरा पड़ने पर दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर लड़खड़ाने लगता है। ये बीमारी सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें गौर करने वाली कि 10 में से 6 रोगियों में मिर्गी के वास्तविक कारण का पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और इंसान कई कारणों से इस बीमारी की चपेट में आ सकता है। तो आज हम एक्सपर्ट के जरिए आपके तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपके। तो खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पैनल हमारे साथ मौजूद है। तारुफ मैं आपको करा देती हूं, डॉक्टर अजय चौधरी जो कि HOD हैं न्यूरो सर्जरी RML हॉस्पिटल के। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपांकर मनकोटिया जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं सफदरगंज हॉस्पिटल में। आप दोनों का बहुत ही स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं आप तक बताएंगे, आपके सवाल आप तक पहुंचाएंगे, बचाव और किस परेशानी से निपटा जा सकता है। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे साथ जुड़कर अपने तमाम सवालों के जवाब आप एक्सपर्ट से कर सकते हैं। नंबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर आप नोट कर लीजिए। नंबर है हमारा 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं वो हमारे गेस्ट से आप कर सकते हैं। और अपील भी करेंगे हम दर्शकों से कि जब जब आप जुड़े कृपया करके टीवी की वॉल्यूम बंद कर लें। तो देखिए, आज का विषय हमने रखा है मिर्गी से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर मिर्गी है क्या। तो डॉक्टर अजय चौधरी मैं आपके पास आ रही हूं इसी सवाल के साथ। आसान शब्दों में समझाइए दर्शकों को कि आखिर मिर्गी बीमारी है क्या। नमस्कार। मिर्गी एक अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन होता है, जिसमें ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती हैं वो अनकंट्रोल हो जाती हैं। इसके कई कारण होते हैं। ज़्यादातर जो जन्मजात या जेनेटिक कारण है, कई केसेस में पता नहीं होता है कि किस वजह से आ रहा है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे 40% में जैसे बताया गया कि ट्यूमर्स, नस के गुच्छे या फिर हेमाटोक्लॉट बन जाना, स्ट्रोक होना या ब्रेन को चोट लगना, इन सब में दौरे की वजह, मिर्गी की वजह ये कारण होते हैं, ये वजह होते हैं। अच्छा, कारण क्या रहे हैं ये आपने बताया है डॉक्टर अजय। डॉक्टर दीपांकर मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि मिर्गी एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जरा ये क्या है, ये समझाइए। देखिए, अगर किसी मरीज को मिर्गी होती है तो उसमें ये दौरा कभी भी पड़ सकता है। तो उस मरीज को ये बहुत ध्यान रखना है कि ये दौरा जब पड़े तो उसको अस्पताल लेके आने की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर घर में है तो उसके आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, उसके फैमिली के जो लोग हैं, उसको उसकी बहुत मदद करनी पड़ती है, क्योंकि हर मिर्गी के दौरे में जान का रिस्क रहता है। तो हमें इस बीमारी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। इसके लिए हमें काफ़ी सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। अगर किसी भी मरीज को मिर्गी होती है तो उसका हमें मिनिमम इन्वेस्टिगेशन जो है वो CT स्कैन या MRI है वो हमें कराना है, जिसकी वजह से हमें इसका कॉज जो है, इसका कारण जो है वो पता लगेगा कि ये किस वजह से मरीज को बार बार दौरे आ रहे हैं, और इसी कारण को हम पकड़ते हुए इस मरीज का हम इलाज कर सकते हैं। मरीज को घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब अच्छी दवाई हैं जिसके कारण हम इस बीमारी का काफ़ी हद तक रोकथाम कर सकते हैं और मरीज एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, कारण क्या रहा है वो जानकारी डॉक्टर अजय आपने बताई है। जरा ये बताइए डॉक्टर अजय, शुरुआत कैसे होती है इसकी? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती होगी कि भाई ये सिम्टम सामने आ चुका है, अब मान लिया जाए कि मिर्गी की जो बीमारी है वो सामने आ चुकी है, तो शुरुआत कैसे होती है और पता कैसे चलेगा कि ये सीवियर स्टेज में पहुंच चुकी है? मिर्गी कई तरीके से होती है। ब्रेन के जिस हिस्से से मिर्गी
का प्रादुर्भाव होता है, मतलब स्टार्ट होता है, उस पे डिपेंड करता है। जैसे मोटर एरिया है तो उसमें वहाँ से एपिलेप्सी अगर सीजर शुरू होते हैं तो कन्वल्सन होते हैं, टोनिक क्लोनिक, मतलब बदन टाइट होने लगता है और फिर झटके आने लगते हैं, आँख ऊपर की तरफ उलटने लगता है, क्लेंचिंग ऑफ टीथ हो जाता है, मुंह में झाग आते हैं और पेशाब वगैरह निकल जाता है और कभी कभी होश भी चला जाता है। और कुछ जैसे सेंसरी एरिया होते हैं या विजन वाले एरिया हैं तो उसमें आँख के आगे फ्लैशिंग लाइट होता है। तो ये कई तरह के हैं, ये निर्भर करता है कि किस हिस्से में है। और शुरुआत में जैसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की बात अगर हम करें तो उसमें ऑरा जैसा आता है, मन में एक घुटन जैसा लगता है, तबीयत ख़राब जैसा महसूस होने लगता है और उसके बाद फिर ये सीजर आता है। तो पेशेंट को खुद पता लगने लगता है कि अब मुझे वो सीजर जैसा अनुभव हो रहा है। एंड उसके लिए प्रिवेंटिव दवाइयाँ कुछ आती हैं जो स्प्रे के रूप में होती हैं, मिडाजोलम स्प्रे होता है, उससे बचा जा सकता है। उसको स्प्रे कर लेने से नाक से उससे बचा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर दीपांकर, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि मिर्गी का हमने विषय रखा है तो मुझे एक वाक्य दरअसल याद आ गया। व्हेन आई वाज इन स्कूल तो होता था, अक्सर ये होता था कि एकदम से दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे, तो इंस्टेंट क्या किया जाए कि तभी उसको वही कंट्रोल कर लिया जाए? हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें होता क्या है कि मिर्गी का दौरा जिसे हम फिट बोलते हैं एक पड़ता है, तो उस टाइम पे मरीज को हमें बहुत सपोर्ट करनी पड़ती है। जैसे किसी भी मरीज को दौरा पड़ता है, उसके आसपास के लोगों को, उसको अगर वो ऊपर बैठा है उसको ज़मीन पे बिठाना है, उसको हमें ऐसे एक वातावरण में लेके आना है जिसमें उसे अपने आप को चोट ना लगे, क्योंकि मिर्गी के दौरे में मरीज का जो शरीर है वो फटकने लग जाता है पूरी तरह से। तो इससे सबसे ज़रूरी है कि जब वो दौरा पड़ रहा होता है मरीज को चोट नहीं लगना चाहिए। दूसरा जो चीज़ हमें करना रहता है कि जो मरीज को हमें एक साइड पे पासा देना है ताकि अगर कुछ उल्टी वगैरह होती है तो वो उसके फेफड़े में ना जाए। तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो करना है उसको ये है कि अगर इस दौरे के दौरान मरीज के जो दो दांत बज रहे हैं आपस में या मुंह से झाग निकल रही है, मुंह के अंदर कुछ चम्मच या उंगली नहीं डालना है। कुछ लोग कुछ गाँव में ये भी प्रथा चलती है कि मोज़ा सूंघाया जाए या फिर प्याज सूंघाया जाए, तो ये सब गलत चीज़ें हमें नहीं करनी है। मिर्गी का दौरा ज़्यादातर 90% चांस है कि अपने आप ही एकाएक रुक जाएगा। नहीं रुकता है तो ये मिडाजोलम स्प्रे जो रहता है वो नाक के अंदर एक स्प्रे, एक पफ मारा जाता है जिसके कारण ये दौरे को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दौरा लंबे टाइम तक रह रहा है और नहीं रुक रहा है तो मरीज को सबसे नज़दीकी अस्पताल में लेके जाना चाहिए, जहाँ पर जिसको हम दवाई देंगे और जिसकी वजह से दौरे का रोकथाम किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर अजय, मैं आपका रुख करूंगी यहाँ पर। जानकारी तो ये भी है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि ये बीमारी सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन डिफ्रेंशिएट अगर डॉक्टर अजय करना हम चाहें कि किस आयु वर्ग से किस आयु वर्ग के लोगों को ज़्यादा होती है बीमारी, उस पर आप क्या कहेंगे? यस, बचपन में ये ज़्यादा होती हैं और उसमें कारण भी बचपन में जैसे फेब्राइल सीजर हो जाता है तो उसमें बुखार की वजह से बुखार बहुत ज़्यादा हो जाए तो सीजर थ्रो हो जाते हैं। तो चाइल्डहुड एज ग्रुप में ज़्यादा सीजर्स होते हैं। अगर एल्डरली में होता है, एडल्ट में होता है तो उसका कुछ डेफिनेट कारण होता है। बच्चों में कई बार कारण नहीं पता चलता है, लेकिन एडल्ट में इसीलिए सीटी स्कैन या एमआरआई करना एडल्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ न कुछ कारण हमें स्ट्रक्चरल संरचनात्मक कुछ बीमारी ब्रेन में मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, जैसे ट्यूमर का होना या नस का गुच्छा का होना या कोई क्लॉट बन जाना, इन सब की। तो इसलिए जो चाइल्डहुड एज ग्रुप है उसमें सीजर की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और कई बार कारण भी नहीं पता होता है, लेकिन ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर इलाज के बारे में समझना चाहूँ डॉक्टर दीपांकर तो उसको लेकर जानकारी क्या साझा करेंगे? क्या इलाज कराया जाए, किन किन बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है? हाँ, मिर्गी रोग का इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, जो सीटी स्कैन या एमआरआई है ये टेस्ट बहुत ही अनिवार्य है। इसी से ही हमें पता लगेगा कि दिमाग के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई ट्यूमर है, नस का गुच्छा है, तो उस कॉज को हमें पता लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। दूसरा एक टेस्ट होता है EEG, वो भी इस मिर्गी रोग में किया जाता है। बाकी मिर्गी रोग को रोकथाम के लिए हमें एक दवाई चलानी पड़ती है जो मरीज सुबह शाम लेगा अपने वेट के हिसाब से, ताकि उसको आगे जाके दौरा ना आए। इसमें अच्छी बात यह है कि अभी हमारे पास मेडिकल साइंस में इतना एडवांसमेंट हो चुका है, इतनी सारी दवाइयाँ आई हैं कि ज़्यादातर मरीज दवाई से ही
ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी रहते हैं जिसमें हमें एमआरआई में ट्यूमर वगैरह कुछ पता लगता है, तो जब तक हम उसका इलाज नहीं करेंगे तब तक इस मिर्गी रोग का इलाज नहीं किया जा सकता। तो इसका इलाज जो है सबसे पहला इसमें टेस्टिंग है जो हमें करानी ही पड़ेगी। तो अगर कोई आपके आसपास मरीज है तो उसको नज़रअंदाज ना करें और एमआरआई या सीटी स्कैन उसका जरूर करवाएं। अच्छा, बच्चों में क्यों डॉक्टर अजय? जैसे कि हम कह रहे हैं लगातार कि हर उम्र के लोगों को होता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा क्यों होता है? इसकी पीछे की वजह क्या है? जो इडियोपैथिक एपिलेप्सी होते हैं, मतलब इडियोपैथिक का मतलब जिसका कारण नहीं पता है, तो वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है और उसकी संख्या ज़्यादा है। मतलब तो इसके कारण बच्चों में सीजर के एपिसोड्स और एपिलेप्सी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और कंपेयर टू एडल्ट्स और एल्डरली पीपल। तो ये कारण है। और ख़ास करके फेब्राइल सीजर्स वो बच्चों में ही ज़्यादा होते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट की कमी, कैल्शियम या शुगर का कम ज़्यादा होना, इन सब की वजह से भी सीजर आते हैं। तो बच्चे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं इन डिस्क्रिपेंसीज को लेकर के, तो इसकी वजह से बच्चों में ज़्यादा सीजर्स आने की संभावना होती है। ठीक है, क्योंकि आप सफदरगंज हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो मैं आपसे आगे समझूंगी डॉक्टर दीपांकर की खाने में किन किन चीज़ों को रखा जाए, स्पेशली बच्चों की यहाँ बात करूंगी मैं। लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हैं ये। नाम बताइए और सवाल करिए अपना। मैम, मेरा नाम अमित है। मेरा एक सवाल आपसे है कि अचानक मिर्गी का दौरा पड़ने पर हम क्या कर सकते हैं? अचानक पड़े तो क्या करें दीपांकर जी? हाँ अमित जी, इसमें ऐसा करना रहता है कि अगर अचानक ये दौरा पड़े तो मरीज को सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना है कि उसको चोट ना लगे। तो उसको हमें अगर ऊपर बैठा है कहीं पे तो उसको जमीन पे लेटाना है, एक साइड पासा डालना है ताकि अगर मुंह से कुछ झाग या उल्टी वगैरह आ रही है तो वो फेफड़े के अंदर ना आ जाए और बाहर निकले। मतलब एक तरफ उसका करवट करके उसको पासा देना है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई है, इसमें यह है कि इसमें दांत जब बीच में मरीज भींच देता है तो कई लोग इसको कोशिश करते हैं कि दांत छुड़वा दें, तो उसमें कई लोग इसके अंदर चम्मच वगैरह डाल देते हैं, उंगली भी डाल देते हैं। तो ये सब नहीं करना है। मिर्गी का ये जो दौरा है ये अपने आप कुछ टाइम में रुक जाता है। इसमें हमें ये इंश्योर करना है कि मरीज को चोट ना लगे। और एक स्प्रे जो मिडाजोलाम का है वो अगर पहले से ही मरीज क्रॉनिक पेशेंट है तो उसके पास रहना चाहिए, जो एक स्प्रे मारने से ये दौरा 90% से ज़्यादा चांस है कि रुकेगा। अगर फिर भी असफलता रहती है तो इसको अस्पताल में ही लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, दो महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर दीपांकर मैं आपसे समझना चाहूंगी, उसके बाद डॉक्टर अजय मैं आपके पास आऊंगी। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि कोरोना फिर से रिटर्न कर चुका है, तो कोरोना से अगर मैं इसको रिलेट करके देखूं कि अगर वो जिसको मिर्गी है उसको कोरोना भी हो जाए तो क्या लगता है कि डबल इफेक्ट इसका होगा और नुकसान ज़्यादा होगा? देखिए, कोरोना का मिर्गी रोग से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि जो मिर्गी रोग के पेशेंट रहते हैं वो अपनी दवाई कोरोना के चक्कर में बंद ना करें। अक्सर ये देखा जाता है कि कई लोग ये दवाइयाँ भी बंद कर देते हैं। तो कोरोना एक अलग बीमारी है, मिर्गी रोग अलग बीमारी है, दोनों अलग बीमारियां हैं। और दोनों में हाँ, कोरोना की वजह से कई तरह के स्ट्रोक वगैरह के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, दिमागी बुखार, स्ट्रोक के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। लेकिन मिर्गी रोग जो पहले से ही पेशेंट में डायग्नोसिस बन रखा है उसका इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो ये अलग अलग बीमारियां हैं। तो ठीक है, ठीक है। इस वक्त कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नाम बताइए, सवाल करिए अपना। मैम, मेरा नाम कमलेश है, मैं बेंगलोर से हूँ। जी कमलेश जी। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मिर्गी के रोग की पहचान कैसे होती है, पता कैसे चलता है? ठीक है डॉक्टर अजय, पहचान कैसे होगी इसकी? इसकी पहचान, अगर फोकल एपिलेप्सी है तो एक साइड में अनकंट्रोल्ड सीजर्स, मतलब कंपन होना शुरू होता है, जो आपको पकड़ने से या रोकने से, आपके रोकने से नहीं रुकेगा, वो लगातार होता रहेगा। या जनरलाइज सीजर्स जिसको हम कहते हैं, तो उसमें तो पूरे बदन में झटके जैसे आते रहेंगे, आते आते वो मुंह एक साइड टेढ़ा हो जाएगा, दांत बैठ जाएगी, पेशाब निकल जाएगा और उस समय बेहोश हो जाते हैं पेशेंट। तो जनरलाइज वाले में तो बेहोश हो जाते हैं, फोकल वाले में एक साइड में होता है। और कभी कभी सेंसरी वाले सीजर होते हैं, सेंसेशन वाले, उसमें एक साइड में करंट जैसा आता है बहुत तेजी से, उस समय बर्दाश्त के बाहर लगता है पेशेंट को। तो पेशेंट ही इसका डिस्क्रिप्शन दे पाता है या फिर जो पास में उनको देख रहे हैं वो समझ पाते हैं। तो ये सब लक्षण है उसको। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब दौरे हैं तो करवट में लिटा करके और उनका मुंह खोल दीजिए, आसपास लोग भीड़ ना लगाएं उसको, ताकि सांस की प्रक्रिया उसकी अच्छी चलती रहे। अच्छा, कुछ बीमारी डॉक्टर अजय आपने देखी होगी, कहा जाता है जेनेटिक होती है, कहते हैं कि परिवार में कहीं किसी बड़े बुजुर्ग को रही है तो फिर बच्चों में भी होती है वो। क्या इसका इससे लेना देना है कि भाई जेनेटिक है तभी चली आ रही है या फिर ये इंस्टेंट है? यस, इसमें जेनेटिक देखा गया है।
एपिलेप्सी पूरे फैमिली में कैरी भी होता है और ये देखा गया है कि फादर को और ग्रैंडफादर को है तो बच्चे में भी आ जाया करता है और ये इडियोपैथिक एपिलेप्सी का एक पार्ट है। जी अच्छा, डॉक्टर दीपांकर ये भी समझाइए दर्शकों को कि ये दरअसल कह सकते हैं मिथ है या क्लैरिफिकेशन मैं चाहूँगी इस पर आप दीजिए कि इसका असर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है? देखिए ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट इसका जवाब यही है कि हमारे देश में 5 में से 1000 में से 5 लोगों को ये दौरे आते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में इसका डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे हमें इस बीमारी को पकड़ना है और इसका हमें इलाज करना है। इसका बहुत ज़्यादा ग्रामीण और शहरों में कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं देखा गया है। ठीक है। कॉलर का हम रुख करेंगे। इस बीच कॉलर हमारे साथ कपिल मौजूद है फोन लाइन पे। कपिल जी सवाल करिए अपना। सर मेरा सवाल ये है जैसे कि अगर किसी को दौड़ा और मिर्गी में क्या डिफरेंस होता है, अगर मिर्गी आए तो क्या करना चाहिए इस वक्त? ये सवाल काफ़ी अच्छा पूछा है इन्होंने। डॉक्टर अजय, दोनों में डिफ्रेंशिएट करें अगर तो? दौरा एक दौरा होता है, सीजर एपिसोड कहते हैं उसको, और मिर्गी एक बीमारी है। मिर्गी बीमारी में उसको दौरे बार बार आ सकते हैं। तो दौरा जब हम बात करते हैं तो एक फिट की बात करते हैं। एपिलेप्सी सीरीज ऑफ फिट्स हो गए, मतलब एपिलेप्सी एक बीमारी का नाम हो गया। और दौरा ऐसे भी जैसे बच्चों में बुखार ज़्यादा हो गया 101 102 और उस बीच दौरा आ गया तो उसको फेब्राइल सीजर कहते हैं। उसको फिर बुखार ठीक हो गया तो वो ठीक हो जाता है, मतलब उसको फिर से नहीं आता है। तो एपिलेप्सी एक बीमारी है जिसमें दौरे बार बार आ सकते हैं, आते हैं। डॉक्टर दीपांकर, अभी डॉक्टर अजय ने जिक्र किया था कि विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी होती है, तभी बच्चों में ज़्यादा चीज़ ये होती है मिर्गी की बीमारी। तो इस कमी को कैसे दूर किया जाए? देखिए, बच्चों में सबसे पहले तो जो बताया गया फिब्राइल सीजर को हमें दूर करना है। अगर किसी बच्चे को बुखार रहता है 102 103 तो हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, हमें बुखार को कम करना ही है, क्योंकि बच्चों में सबसे कॉमन कॉज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो है ही है, इसके अलावा फिब्राइल सीजर का भी इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो बच्चों में बुखार को नज़रअंदाज ना करें। 102 के ऊपर जो बुखार रहता है उसे हमें कम ही करना है, चाहे कुछ भी करना हो। रही बात विटामिन की और कैल्शियम की, तो खुराक अच्छी रहनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि अगर कैल्शियम की कमी होती है तो दौरे के चांस काफ़ी इसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब डाइट का हम बात कर लेते हैं डॉक्टर अजय। तो डाइट में किन किन चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहिए, क्या पूरा स्केड्यूल होना चाहिए, ये भी आपसे समझेंगे। इस बीच कॉलर मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नाम बताइए और सवाल करिए। हेलो जी, सवाल करिए अपना। सवाल मेरा ये है कि बीपी थी पहले, बीपी के बारे में बात कर रहे हैं तो ठीक है, दवा खाते हैं नीलांट्राय 40, लेकिन नींद नहीं आती तो उसके लिए ट्राइका खाता हूँ। अच्छा, बीपी के बारे में जितना मैं समझ पा रही हूँ डॉक्टर अजय, इनको बीपी की परेशानी है, दवाई वगैरह ले रहे हैं लेकिन कुछ सुधार नहीं हो रहा है। ये कह रहे नींद नहीं आती है, उसके लिए वो ट्राइका दवा खाते हैं जो अल्प्राजोलाम है शायद, और नींद के लिए दवा खाते हैं। तो बीपी अगर कंट्रोल नहीं रहता है तो उसको बीपी चार्ट बनाएं और दवा का डोज एडजस्ट करें और फिजिशियन से या कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें, उससे कंट्रोल हो जाएगा। अगर एक दवा के मैक्सिमम डोज से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो दूसरी दवा ऐड की जा सकती है उसमें। ठीक है, अब खाने के बारे में बता दीजिए डॉक्टर अजय। खाने पीने में एक्सट्रीम कुछ ना हो। एक्सट्रीम मतलब कहने का मतलब स्पाइसेस या फिर नमक या तेल घी की मात्रा या फैट्स ज़्यादा ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम का कमी और ज़्यादा होना, कैल्शियम का कमी और ज़्यादा होना, शुगर का कमी और ज़्यादा होना, इन सब का कंट्रोल रहना चाहिए। तो ये किसी स्पेशल सिचुएशन में ही ये ज़्यादा डिरेंज्ड होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, लेकिन अगर इम्बैलेंस है तो उसको तुरंत करेक्ट करना चाहिए। और अक्सर हमने ये भी देखा है डॉक्टर दीपांकर, मैं बात कर लूँ क्योंकि खबरें ऐसी भी आती हैं कि जब दौरे पड़ते हैं, मिर्गी आती है, तो लोग कहते हैं कि भाई इसको तो साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट कराएं बजाय डॉक्टर के पास जाने के। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि इसको ऐसा कई लोग इसको साया भी बोलते हैं, तो इसकी झाड़ फूक भी कराई जाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके लिए ये एक रोग है जिसका हमें डायग्नोसिस बनाना है, इसके अंदर हमें जांच करानी है और एक विशेषज्ञ को ही दिखाना है इसमें।
ठीक है। तो इसका अगर हम डायग्नोसिस सही से नहीं बनाएंगे तो मरीज को ये दौरे पड़ते रहेंगे, लगातार पड़ते रहेंगे। दवाई में अगर हम कमी पेशी करेंगे, समय रहते दवाई नहीं खिलाएंगे तो इसकी रोकथाम नहीं की जा सकती। मिर्गी का दौरा अगर लगातार पड़ता है तो इसका इलाज कम से कम 2 से 3 साल करना है और विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना है। तो इसलिए इसको हमें बीमारी को इसका डायग्नोसिस बना के ही इलाज इसका विशेषज्ञ की निगरानी में करना है। ठीक है, डॉक्टर्स की निगरानी में ही इलाज कराया जाए बजाय कुछ और अलग चीज़ें करने की। इस बीच जयपुर से कॉलर मेरे साथ मौजूद है फ़ोन लाइन पे। नाम बताइए अपना और सवाल करिए। खुशबू। हेलो मैम, मैं हर्षिता बोल रही हूँ। जी हर्षिता जयपुर से। जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस बीमारी से बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय मुझे जानने थे कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर अजय। अगर बीमारी पहले से है तो प्रिकॉशन तो सारा रखना चाहिए। जैसे प्रिवेंशन के लिए हम अल्प्राजोलम का जो मिडाजोलम का स्प्रे होता है वो अपने पास हमेशा रखें। दूसरी बात कि ड्राइविंग अवॉइड करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे दरवाजे पे ना खड़े हों। कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स ना करें जो एडवेंचर स्पोर्ट्स जिसमें अचानक से चोट लगने की संभावना और दौरे आने से सब कुछ अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और सब कुछ बैलेंस में रहे, बीच बीच में टेस्ट कराते रहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर दीपांकर, ये बताइए लिम्फोमा की यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी। जिसको लिम्फोमा है तो क्या उसको ज़्यादा चांसेस है कि उसको मिर्गी का अटैक जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा? देखिए, लिम्फोमा अलग बीमारी है, मिर्गी अलग बीमारी है। अगर लिम्फोमा ब्रेन के अंदर स्प्रेड कर जाता है, जैसे बॉडी के अलग अलग अंग में लिम्फोमा के जो मास जाते हैं, अगर वो ब्रेन में जाता है तो मिर्गी के दौरे के चांस इसमें बढ़ जाते हैं। लेकिन ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। अच्छा, तब क्या किया जाए डॉक्टर अजय? मान लीजिए कोई घर पर मौजूद है, उसको मिर्गी आ जाए तो चलिए ठीक है, इंस्टेंट जो आपने चीज़ें बताई वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच रास्ते में अगर ये चीज़ें हो जाएं तो क्या करें? उस समय भी सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि एक खुली जगह पे उसको लिटा दें करवट में और उसकी सांस की प्रक्रिया सही चले, इसका ये ध्यान रखना चाहिए। नाक और मुंह में कोई दबाव या कुछ सूंघाना ये सब नहीं करना चाहिए। और अगर स्प्रे हो तो मिडाजोलम स्प्रे यूज कर सकते हैं, या तुरंत में अगर होश नहीं आ रहा है तो तुरंत में हॉस्पिटल उनको शिफ्ट करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। काफ़ी कम चांसेस रहते हैं डॉक्टर दीपांकर, क्योंकि जिसका हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए 1% बड़ों में भी होते हैं, और यहाँ पर बात करूँ प्रेग्नेंट लेडीज़ की, ऐसी संभावना है कि उनमें ये चीज़ें होती हैं? बिल्कुल, प्रेग्नेंट लेडीज़ का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें 2 अलग बीमारियां आती हैं जिसे हम बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया। तो अगर प्रेग्नेंट लेडी में एक भी मिर्गी का दौरा आता है तो उसे बहुत ही सीरियसली हमें लेना है, क्योंकि उनका हमें ब्लड प्रेशर भी चेक करना है और यूरिन के अंदर प्रोटीन जो होता है उसका भी रिसाव ज़्यादा होता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिहाज से इस बीमारी को हम कतई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक दौरा आना भी, चाहे वो छोटा हो हल्का हो, तो उसे सीरियसली ही लेना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर दीपांकर, ये समझाइए क्या ऐसा कोई अभी तक मामला सामने आया कि मिर्गी से किसी की जान चली गई हो, या फिर यूँ कहें कि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हम इसे कह सकते हैं? बिल्कुल, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है अगर समय रहते हमने इसका इलाज नहीं करा। अगर दौरा छोटा आया है तो उसमें थ्रेट काफ़ी कम रहता है, लेकिन अगर 20 मिनट से ज़्यादा, 20 या 30 मिनट से ज़्यादा दौरा आता है तो इसमें जान का रिस्क बिल्कुल रहता है। तो इसलिए यही हम बार बार दर्शकों को बता रहे हैं कि अगर ये दौरा लंबे समय तक रहे, इसको अस्पताल मरीज को पहुंचाना ही है और इस दौरे के साइकिल को रोकना ही है, क्योंकि लगभग इसमें 10 से 20% तक भी रिस्क रहता है अगर दौरा 1 घंटा तक चल पड़े तो ये इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर अजय, अवेयरनेस की बात कर ली जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक इस बारे में विस्तार से जानकारी नहीं है, या यूँ कहें कि वो अवेयर नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? इसका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और सोसाइटी में थोड़ा इसके लिए ताबू भी है कि मतलब सोशल लाइफ अच्छा नहीं समझते हैं पेशेंट्स और उसके सोसाइटी में दूसरे लोग उसको। ये एक बीमारी है बाकी बीमारी की तरह ही, और इसमें अच्छी जीवन शैली मेंटेन की जा सकती है, अच्छे मतलब जो इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं उसको यूज करके और जीवन शैली को सुधार करके। और अगर कोई कारण पता है, जैसे ट्यूमर है या नस का गुच्छा है या कोई एबनॉर्मलिटी है बॉडी में, तो उसको करेक्ट करके ट्यूमर को एक्सरसाइज करके निकाल करके इसको ठीक किया जा सकता है। और इवन एपिलेप्सी सर्जरी आज के डेट में
कुछ खास एपिलेप्सी में तो लगभग क्योर ही है, जैसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होता है, तो उसमें सर्जरी से क्योर हो जाता है और दवाई खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कई पेशेंट्स में। अच्छा, इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है डॉक्टर दीपांकर? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसका अगर जड़ से ख़त्म करने का यही रहता है, अगर एक दौरा आए या 2 दौरे आए तो इसके लिए हमें दवाई चालू करना है, अच्छे डोज में दवाई चालू करना है, इस दौरे की रोकथाम करनी है। और अगर हम 2 से 3 साल तक इसकी दौरे की रोकथाम कर पाएंगे तो काफ़ी अच्छा चांस है मरीज़ के पास कि ये आगे उसके जीवन में दौरे नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये सब दवाई बंद करने के लिए भी हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। तो इस सवाल का जवाब है कि हाँ, कुछ केसेस में इसको हम जड़ से भी हटा सकते हैं, लेकिन इसमें 2 से 3 साल का वक्त लगता है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर अजय, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा होता है इसलिए बच्चों से जुड़ा सवाल मैं बार बार कर रही हूँ, आपसे समझना चाहूँगी। प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात कर लूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि माँ, अगर मतलब एक महिला प्रेग्नेंट है, वो ऐसा खान पान करे, इसका ऐसा डाइट हो कि वो चीज़ें बच्चों पे इफेक्ट ही ना करें? डॉक्टर बच्चों अजय, पे इफेक्ट ना करे, इसकी संभावना तो कम होती है। जो डाइट लेंगी, अगर मदर डाइट लेंगी तो बच्चों पे इफ़ेक्ट तो करेगा। और ये स्पेशल केसेस होते हैं जो इक्लेम्पसिया बताया जाता है, जिसमें स्पेशल टेंडेंसी आ जाती है प्रेग्नेंट लेडी में दौरे आने की, तो उसका केयर और उसकी दवा तो देनी ही पड़ती है। और दौरे बार बार ना आए, उससे बच्चे को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए एक भी दौरा आना प्रेग्नेंट लेडी में सही नहीं है, तो उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना होता है, या तो दवा का डोज बढ़ा करके। आजकल सेफ दवाइयाँ प्रेगनेंसी के लिए आई हुई हैं, मतलब यूज़ में हैं, और हम लोग ऑफ एंड ऑन। प्रेग्नेंट लेडीज़ को होती है, ठीक है, वो हमने समझा डॉक्टर अजय, लेकिन सवाल मेरा दरअसल ये है कि जो महिला गर्भवती है, कहते हैं ना कि जो माँ सेवन करती है उसका असर बच्चे पे पड़ता है। अगर माँ ही शुरुआत से अच्छी डाइट ले तो मुझे लगता है कि क्या लगता है आपको कि इसका फर्क पड़ेगा फिर बच्चे पे, कि जब वो जन्म लेगा उसको इस बीमारी से ग्रसित ना होना पड़े? हाँ, ये तो है। अगर इडियोपैथिक नहीं है और बाकी चीज़ों से रिलेटेड है अगर बच्चों का एपिलेप्सी, तो उसके डाइट, उसकी मदर की डाइट और जीवन शैली डेफिनेटली बच्चे को अफेक्ट करेगी। ठीक है डॉक्टर दीपांकर, डॉक्टर अजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू, थैंक यू। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।